नमस्कार दोस्तों। जिस हिसाब से बाजार के अंदर करेक्शन देखने को मिला, काफी सारे इन्वेस्टर्स इस समय पे घबरा गए कि बाजार के अंदर हमने गलती तो नहीं कर दी इन्वेस्ट करके। और ये क्वेश्चन आना जब आप बाजार के पीक पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो जायज भी है। तो आज बाजार में क्या हुआ ये समझने की कोशिश करते हैं, देन आपके क्वेश्चंस लेंगे। इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहां करना चाहिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का भी मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम ऑलमोस्ट 30,000 सब्सक्राइबर से आसपास पहुंचने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स के साथ। अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीम ग्रीडी जोन के अंदर है और ये होना ऑब्वियस भी है, क्योंकि अगर बाजार को देखोगे तो ऑलमोस्ट उसने रिकवरी कर ली है। नेट अगर हम ओवरऑल बाजार की बात करें तो बाजार में त्राही त्राही छाई हुई थी। आज ओवरऑल सारे के सारे जो इंडाइसेस थे वो गिरे हुए थे। अगर हम बात करें निफ्टी की, सो आज अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में तो भाई फ्री फॉल हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये कहां जाकर के रुकेगा। लेकिन उसके बाद एक डिसेंट रिकवरी आई निफ्टी के अंदर और वापस से निफ्टी जो है हमारा संभल गया। अब एक मेन क्वेश्चन जो कि काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई हुआ क्या आज ऐसा कि सडनली बाजार में गिरावट आ गई, उसका आंसर आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। क्या हुआ है, अगर आप देखोगे ऑल टाइम बॉटम से जब रीसेंट बॉटम बनाया उसने 15% की रैली आई है, ना कि इतना ज़्यादा गिरावट। और जो बाजार है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जायज़ है। जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का वो है 25,700 के आसपास और इस समय पे अगर आप देखोगे 25,400 के आसपास हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये जो रिकवरी है ये बहुत अच्छी है। लोग कई बार ये कहते हैं कि नहीं बुल रन खत्म हो गया, कई लोग आपको ये बोल रहे होंगे कि 500% टैक्स यूएस के अंदर आ गया इस वजह से गिर रही है। लेकिन लॉजिकली आपको ये सोचना है कि भाई पहली चीज तो बुल रन खत्म नहीं हुआ, इवन बुल रन अभी आया ही नहीं है तो खत्म कहां से होगा। इसको हम सिंपली रिकवरी मानते हैं, ना कि बुल रन और बेयर मार्केट। दूसरी चीज ये जो 500% टैरिफ की बात काफी ज्यादा हाईलाइट की जा रही है इस समय पे कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर 500% टैरिफ लग जाएगा। एग्जैक्ट डिटेल्स आपको बताई नहीं जा रही, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को परेशान किया जाए। 500% टैरिफ वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो कंट्री रशिया के साथ ट्रेड कर रही है उसके ऊपर भाई टैरिफ लगाया जाएगा। ये बिल प्रपोज किया गया है यूएस के अंदर। लेकिन लॉजिकल बात यह है कि भाई चाइना भी काफी ज्यादा बाय करता है ऑयल, सबसे नंबर 1 बायर है रशिया से। उसके बाद आ जाता है इंडिया। क्या आप हम दोनों के ऊपर 500% टैरिफ लगा सकते हो यूएस की अगर हम बात करें? अगर आप ऐसा करोगे तो इन्फ्लेशन से ही मर जाओगे। ठीक है, तो लॉजिकल एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ बातचीत शुरू हुई है, बिल आया, पास होना ना होना बहुत सारी चीजें हैं। डेफिनेटली जो ट्रंप है वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ट्रंप को हम सब जान चुके हैं इस समय पे कि वो कितना दोगला इंसान है, वो कितनी ज्यादा तेजी से बदल जाता है अपनी बातों से। वो चाइना और इंडिया दोनों के अगेंस्ट सेम टाइम पे नहीं जा सकता, राइट। तो इसको लेकर के इतनी टेंशन मत लो, क्या होगा क्या नहीं होगा। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ेगा फॉर श्योर, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ सकता है अगर ये पास हो जाता है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करूं तो नेट कुछ नहीं होने वाला। अगर टैरिफ हम पे लगेगा तो यूएस, यूरोप, पूरा जो यूरोप है वो भी कहीं ना कहीं सफर करेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखो, अगर हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो भाई हम रिफाइन करके या उसके प्रोडक्ट बना करके सस्ते प्राइस में वो यूएस और यूरोप को बेच देते हैं। अगर हमें ही जो प्राइस है वो महंगा पड़ने लग गया तो भाई यूएस यूरोप तो वैसे ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये इतना आसान नहीं है कि रैंडमली किसी ने कोई आकर के बिल दे दिया और उसको आपको पास कर देना है, क्योंकि अगर आप करोगे तो भाई मतलब युद्ध हो जाता है। आप टैरिफ लगाओगे तो दूसरी कंट्री भी लगाएगी। इवन जो इंडिया है पहले उसका स्टांस थोड़ा सा डरा हुआ लिखता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके इंडिया भी ओपनली क्रिटिसाइज करने लग गया है यूएस को। सो नेट अगर मैं बताऊं कि आज क्या हुआ बाजार के अंदर, तो भाई बाजार में कुछ नहीं हुआ है। सिंपल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बाजार में अच्छा खासा पैसा बना है इन्वेस्टर्स का। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुकी है और अब प्रॉफिट बुकिंग है, सिंपल है। और प्रॉफिट बुकिंग एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए शायद बाप हो सकता है, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि जो पैसा बनाया उसने उसको टेबल से थोड़ा अपने पास ले जाओ। क्यों? क्योंकि बाजार में फिर अपॉर्चुनिटी बनेगी, फिर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बाजार कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर तो जाता नहीं है, तो बाजार में जब करेक्शन आएगा तो वहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो डर है वो खत्म हो गया होगा। भाई बुल रन अभी शुरू होगा,
ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी है, और लोग रिकवरी में ही डरना शुरू हो गए कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कंसोलिडेशन बाकी है, बाजार थोड़ी देर फंसाएगा आपको, फिर वापस से ऊपर जाएगा, और ये नॉर्मल फितरत होती है बाजार की। अगर आप ये नहीं समझते तो आप कैसे इन्वेस्टर हो, ये आप खुद से पूछो। और अगर आप इन्वेस्ट करते हो और अपना पैसा शेयर बाजार में डालते हो, सो बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं समझोगे कि भाई बेसिस क्या होते हैं, किस बेसिस पे बाजार चलता है, कैसे चलता है, क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, तो आप एंड ऑफ द डे चाहे आप कहीं भी पैसा डालो, आप खो करके ही निकलोगे। क्यों? क्योंकि आपको डराना ईजी हो जाएगा लोगों के लिए, राइट। और डरना कई बार जरूरी होता है, बट वो सिचुएशन दूसरी होती है, उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी तो अच्छा माहौल है, अभी तो इन्वेस्टेड रहो। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। दीक्षा सेठ का कमेंट है, कह रहे हैं एयर कंडीशन इज नॉट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, इट इज डिपेंडिंग ऑन सम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। वो जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि अगर डेवलपमेंट होगी तो भाई चीजें आ जाएंगी। डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि लोगों के पास बेसिक नीड पूरी हो चुकी है, इसको कहते हैं एक डेवलप्ड कंट्री। अगर मैं एक आम भाषा में बताने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको जार्गन सुनाने की कोशिश करूं, अलग अलग पैरामीटर्स दे दूं, मैट्रिक्स दे दूं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। बेसिक चीज ये है कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपका जो देश है वो अफोर्ड कर सकता है, मतलब बेसिक एमिनिटीज उसके पास हैं, देन हम उससे कह सकते हैं कि एक डेवलप्ड कंट्री है। वहां कंपनी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हर किसी के पास बेसिक नीड है, तो एक सर्टेन स्केल ही होगा जो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हर साल खरीदेगा, राइट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बेसिक एमिनिटीज हर किसी के पास है, तो सडन स्पाइक किसी भी बिजनेस में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका एक बेसिक रूल कहता है। अगर मैं मैट्रिक्स या जार्गन या बहुत सारी चीजें बताने लगूं तो अलग चीजें आप समझ भी नहीं पाओगे चीजों को शायद। AKCKVS का कमेंट है, कह सर जी जापान की इंफॉर्मेशन एडजस्टेड रिटर्न ऑन SIP अच्छा है, प्लीज इस पर वीडियो बनाएं। इस पर डिटेल वीडियो बन सकती है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप जापान में 2% भी पैसा कमा रहे हो और वहां पे इन्फ्लेशन 0 है तो उसको आप ठीक ठाक रिटर्न मान सकते हो, ठीक है। लेकिन सेम चीज अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इंडिया में इन्फ्लेशन ही 10-12% का है। सो अगर आप 14% का रिटर्न नहीं कमा रहे, सेक्टोरल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं मैं, सो आप पैसा नहीं बना रहे हो शेयर बाजार के अंदर, ठीक है। तो बेसिक चीजें काफी ज्यादा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बात कर सकते हैं। और जापान भाई वो एक अलग देश है, वो कॉन्टेक्स्ट अलग था वीडियो का ही, उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट इससे रिलेटेबल नहीं है। लेकिन लॉजिकली अगर आप देखोगे तो वो रिटर्न्स कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनाए। जैसे यहाँ पे 14-15-16% के रिटर्न्स बनते हैं ना, वैसे जो काफी सारा पैसा जापान का है, वहां के लोगों ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर। इसी वजह से अगर आप देखोगे काफी ग्रोथ आई है उनके पैसों में भी, ठीक है। सो इससे आप एक चीज समझ सकते हो कि वैल्यू ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि आप अपने देश से प्यार करते हो, डेफिनेटली आपको करना चाहिए वहां इन्वेस्ट। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी अलग अलग जगह दिखे सो वहां पर भी आपको थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि नो वन नोज कि आप कॉन्सेंट्रेटेड हो एक चीज के ऊपर, ठीक है। और अगर वो चलना बंद हो जाए बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, कुछ भी पॉसिबल है, तो आप फंस ना जाओ। एक वीडियो मैंने देखी थी, वो कह रहे थे कि भाई इंडिया में पैसा बनाना तो अलग अलग एसेट क्लास होते हैं, इक्विटी अच्छा है, डेफिनेटली वो सही है, इक्विटी अच्छा है, एसेट क्लास होते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन रीजनल वाइज भी आप कर सकते हो, ठीक है। पैसा बनना जरूरी नहीं है इक्विटी में बनेगा ही। लोग कहते हैं कि यार इक्विटी में बन जाएगा, क्यों बन जाएगा? रीजन क्या है? कल को कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए किसी भी देश के अंदर, वहां पे इक्विटी मार्केट क्रैश हो जाएगी, गोल्ड मार्केट रॉकेट बन जाएगी, ठीक है। आप बेस्ट के सिनेरियो सोच के चल रहे हो, आपने कभी रिस्क एडजस्ट नहीं करा, आपने कभी चेंज नहीं अज्यूम करा, है ना। तो आप बेस्ट के सिनेरियो सोच करके आंसर दे रहे हो, और कभी भी इन्वेस्टिंग में बेस्ट के सिनेरियो नहीं होता। हम हर सिनेरियो के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि शेयर बाजार में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इक्विटी ही अच्छा नहीं होता, सिर्फ गोल्ड अच्छा नहीं होता, सिर्फ रियल एस्टेट अच्छा नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज गुड फॉर इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए भी और शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए भी। संजय गुप्ता जी का कमेंट है, कह रहे हैं कि सर FD का पैसा लिक्विड फंड में डाल देना चाहिए क्या? सब लिक्विड फंड के अंदर मुझे जो रिटर्न है वो 7% के दिख रहे हैं, सेफ भी होता है जितना आई नो, प्लीज बिल्कुल आप डालने को डाल सकते हो। इसी के अंदर कहते हैं STP कर दो, कि लिक्विड फंड से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आप शुरू कर सकते हो। अगर मैं अपना केस बताऊं तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में मैं FD के अंदर ही पैसा रखता हूं। मैं ज़्यादा लिक्विड फंड के अंदर कभी मैंने ज़्यादा पैसा रखा नहीं, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। 0.1%, 1% का हार्डली मेजर डिफरेंस आता है। सो मेरे हिसाब से FD में ही सही रहता है। लिक्विड फंड भी आप कर सकते हो, बुरा नहीं है। मैं अपना सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं नहीं रखता, मैं FD में रखता हूँ। आप डेफिनेटली लिक्विड फंड में रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मुझे पर्सनली शायद इतना पसंद नहीं कि FD से पैसा निकालूं यहाँ करूँ, मुझे वो थोड़े से ज़्यादा एफर्ट लगते हैं और मैं थोड़ा काम चोर हूँ। अमित कुमार जी का कमेंट है, कह रहे हैं कुछ नहीं पता तुमको। अमित कुमार जी बिल्कुल सही बोला, कुछ नहीं पता मुझे, और ये कुछ नहीं पता करके ना
जो पता किया है वो मजा आ गया है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। अब मैं जाकर के मोदी जी को कह दूं कि आपको कुछ नहीं पता, ट्रम्प को कह दूं कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। आपको सब कुछ पता है और ये पता करना बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं पता, तो अब हम दोनों को कुछ नहीं पता। कुलदीप जायसवाल जी का कमेंट है, कह रहे हैं सर एसबीआई स्मॉल कैप का रिव्यू कर दो, कंटिन्यू करें या स्टॉप कर दें, एक्सिस या बंधन के अंदर बेटर रहेगा क्या? कुलदीप जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डाइवर्सिफाई करो। देखो 2 या 3 म्यूचुअल फंड रखो, चाहे आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये याद रखो कि एक सर्टन पॉइंट पे आपके कुछ म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा रिटर्न बनाएंगे, कुछ म्यूचुअल फंड्स कम रिटर्न बनाएंगे। एसबीआई का जो फंड है वो एक अच्छा फंड है। अगर मैं बात करूँ एसबीआई स्मॉल कैप की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट टू मार्केट चीज़ें वेरी करती है। जैसे क्वांट अगर आप देखोगे, सो क्वांट 2021 2023 तक बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए उसने, लेकिन अगर आप लास्ट 1-1.5 साल से देखोगे, सो क्वांट तो भाई रिकवर ही नहीं कर पा रहा। इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी है, क्वांट के ऊपर हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं करी, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो लोग कहेंगे कि यार वो खराब हो चुका है। लाइक एसबीआई बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था बट अब खराब हो चुका है, अगर लोग ये कह रहे हैं तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो होता है ना, पोर्टफोलियो चेंज बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करते हैं लोग। अगर आप देखोगे, आप एसबीआई ले लो, निपॉन इंडिया ले लो, टाटा ले लो, है ना, ये 3 म्यूचुअल फंड सपोज करो आपके पास है, या क्वांट आपने ले लिया, 4 म्यूचुअल फंड आपके पास है, इनमें से 2 आपके लिए आज पैसा बनाएंगे और 2 नहीं बना रहे होंगे, 2 आपके लिए कल पैसा बनाएंगे, जो आज चल रहे वो शायद कल ना चले। ठीक है, ये नॉर्मल है, क्योंकि पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है सारे के सारे म्यूचुअल फंड का। सो मेरे हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं एसबीआई फॉर 10 ईयर्स, मुझे अच्छा लगता है, रख सकते हो अगर आपको रखना है तो, या फिर इसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप रख सकते हो, ये भी अच्छा है। तो दोनों में से कोई भी रखोगे, दोनों ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। काफ़ी सारे कमेंट आए मेरे कि म्यूचुअल फंड के अंदर ये पोर्टफोलियो 7% अप है, कुछ कह रहे हैं 14% अप है, कुछ लोग तो शायद 60% अप है म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स के जो पोर्टफोलियो हैं। और लोग सरप्राइज हैं देख करके कि कैसे अप हैं ये। अगर मैं अपना बताऊं तो लास्ट हार्डली 3 से 4 महीने में 80% तक के रिटर्न्स निकाले हैं। कैसे निकाले? सिंपल सा लॉजिक था, जब चीज़ें नहीं चल रही थी हमने वो चीज़ें खरीदी, और जब वो चीज़ें खरीदी तो भाई पैसे बन गए। लोग इतना सरप्राइज होते हैं ये चीज़ देख करके, अरे बाजार गिर रहा था, आप कैसे बचे? इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 चीज़ें करनी है, यू आर गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बाजार गिरे तो आपका पोर्टफोलियो कम कैसे गिरे, यहाँ पे आपका दिमाग लगाना होना चाहिए। जैसे अब रिसेंट जो क्रैश आया बाजार में, करीब 20 से 25% का आया स्मॉल कैप के अंदर, लार्ज कैप में 10 से 15% का आया। उस क्रैश के अंदर हम बच गए। कैसे बच गए? जो इस चैनल के व्यूअर्स हैं उनको याद होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने डाले हुए थे पैसे कंजम्पशन में, हमने बैंकिंग में डाले हुए थे, फिर लार्ज कैप में डाले हुए थे। तो जो गिरावट हुई उसके अंदर हमारा पैसा इतना ज़्यादा गिरा नहीं। और जब रिकवरी आई, कौन चला? बैंक्स चले, होम फाइनेंस कंपनीज चली, रियल एस्टेट कंपनीज चली, कंजम्पशन चला, IT भी कुछ हद तक चल चुका है। तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो रिकवरी आई वो पैसा बना। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि कैसे बना, क्या किया था, कब से इन्वेस्ट कर रहे हो, भाई कब से इन्वेस्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप कितना डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो कर रहे हो और आप बेट्स कैसे ले रहे हो। फ़र्क पड़ता भी, अगर आप कहोगे कोई 10 साल पुराना किसी का पोर्टफोलियो है तो क्या वो प्रॉफिटेबल होगा? हाई चांसेस है वो प्रॉफिटेबल होगा, बिकॉज लास्ट 10 साल में पैसा इतना बना है, उसके इक्विटी की एवरेज बाइंग प्राइस ही लो होगी तो उसका पैसा बना होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ बेसिक स्टेप्स ले रहे, जैसे कि मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा बन जाए, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जहाँ पे थोड़ा कम पैसा बना है, तो रिस्क आप एडजस्ट कर सकते हो। इसीलिए हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी कुछ लोगों के लिए अच्छी होती है। मैं जो प्रेफर करता हूँ, हाई रिटर्न लो रिस्क स्ट्रैटेजी होती है कि भाई जहाँ पे हमारा नेक्स्ट पैसा बनेगा वहाँ पे हम इन्वेस्टेड रहेंगे। जैसे हमने बैंक्स को 6 महीने में दबा करके खरीदा, जैसे होम फाइनेंस कंपनीज को दबा के खरीदा, NBFC कंपनी को दबा के खरीदा, और एक बार के अंदर जब वो ऊपर चले हैं तो भाई मज़ा आ गया रिटर्न्स देख करके। लोग कहेंगे कि यार वीडियोस क्यों कम होगी, भाई रिटर्न्स इतने अच्छे बने हैं कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं बनता। अब तो लगता है स्टॉक मार्केट में जब ये चल रहा है ना, बोल रहे हैं इसको कैसे हम बेस्ट वे में निकाल पाएँ इससे रिटर्न्स। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई है थोड़ी सी, और मैंने थोड़ा बहुत अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अंदर भी एक्सपेंड करने की कोशिश करी है, क्योंकि देख रहा हूँ मैं भी खुद को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी कम हुई है। ये भी काफ़ी मेन क्वेश्चन हुआ करता था। बाकी आप बताना कि भाई अगर रेगुलर डाल रहा था तब ज़्यादा अच्छी थी, थोड़ा कम हो गया तो ज़्यादा अच्छी है। अपना फीडबैक देना, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली एडजस्ट भी कर सकते हैं हम। ठीक है, वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।